गुड इवनिंग, शुभ संध्या, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? होपफुली अच्छे होंगे आप लोग। जेपीएससी का जो लॉन्ग वेटेड रिजल्ट था जेपीएससी मेंस को लेके, और आयोग ने वो भी डिक्लेयर कर दिया, और उम्मीद है क्या कि जल्दी से इस वाले को करा के और नेक्स्ट वैकेंसी का हम लोग वेट करें। तो देखिए, कुछ चीजें हैं जो कि मैं थोड़ा इस वीडियो के शुरू में बता देना चाहता हूँ कि जो सिविल सर्विस की तैयारी है ना, एक होलिस्टिक वे में करनी चाहिए, सो दैट कि पीटी है, मेंस है और इंटरव्यू है। तो पीटी तो आपने देखा ही होगा कि जैसा भी है, जो भी है, और एक अच्छे लेवल की पढ़ाई करेंगे, सिंसियरिटी के साथ कंसर्न होगा, तो पीटी निकल सकता है आपका। जबकि मेंस में आपको डीपली करना पड़ेगा, जो कि सिविल सर्विस का स्टैंडर्ड सिलेबस है। तो उसमें आप इस बात को बिल्कुल ही भूल जाएं, क्या कि रैंडम वाला एफर्ट या हिट एंड ट्रायल मेथड से या गेस पेपर वाले मेथड के थ्रू आप सिविल सर्विस के किसी भी कोई भी कमीशन का आप मेंस क्लियर कर पाएंगे। तो आइए, मतलब बिल्कुल इस बात को आप रिजोल्यूशन लीजिए कि एकदम जो स्टैंडर्ड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी करें, सो दैट कि मेंस एग्जाम देने के बाद आप बिल्कुल इंश्योर रहिए अपने सिलेक्शन को लेके कि हाँ, मुझे इस बार के इंटरव्यू में अपियर होना है। बात आती है क्या कि जेपीएससी के जो एग्जाम पैटर्न है उसमें आप लोगों ने देखा ही होगा सब कुछ, और एक्चुअली एग्जाम पैटर्न को डिस्कस नहीं करवा रहा हूँ आज। जीएस नेक्सस के बिहाफ पे, जीएस नेक्सस के कोर टीम होने के नाते, जो मेरे अंदर में सब्जेक्ट्स होता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और जो ज्योग्राफी है, और डिजास्टर मैनेजमेंट, और खास करके जेपीएससी के सिलेबस में जो आपने देखा होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट है, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस है, जो पेपर 3 का पार्ट है ना अपने पास, और कंट्रीब्यूट करता है 200 मार्क्स को, है ना, जिसमें कि आपने देखा होगा कि 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू नेचर के होते हैं, और 4 डिस्क्रिप्टिव लिखने होते हैं, और 4 उधर से, यानी कि 40 मार्क्स ईच, 160 उधर से हो गए, और 20 क्रॉस 2, यानी कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, ये हो गया आपको 40 प्लस 160, कुल मिला के 200 मार्क्स। तो देखिए, अप्रोच बिल्कुल अच्छा है जेपीएससी का। अगर जिनकी भी तैयारी टू द एग्जैक्टली टू अकॉर्डिंग टू द सिलेबस है, तो वो होपफुल रह सकते हैं। और मैं इस डायलेमा से बचाना चाहता हूँ आपको, क्या कि आप एग्जाम देने के बाद क्या हुआ, कैसा हुआ, या फिर तैयारी नहीं थी अकॉर्डिंगली, कुछ कहीं और के किसी और रॉन्ग मेथड के थ्रू पढ़ लिया, तो इन सारे बातों को थोड़ा सा अवॉइड करिए, और जस्ट एक शुरुआत करिए। जिस भी लेवल पे आप तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ शुरुआत करिए एक अच्छे लेवल पे, जो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है उसको लेकर के हम तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, यानी कि जो अपने पास, सॉरी, पेपर 3 बोल दिया था मैंने, पेपर 4, जो कि अभी जो हाथ में है मेरे पास क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का है ना। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है, 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए एमसीक्यू नेचर का है, 20 क्वेश्चन होते हैं, और सेक्शन बी जो कि डिस्क्रिप्टिव वाला है, 40 क्वेश्चन, जहाँ से हर क्वेश्चन के 40 मार्क्स होते हैं। तो अकॉर्डिंगली देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी फैक्ट्री एंड माइंस एक्सेट्रा अंडर द। तो देखिए, हिंदी में भी पढ़ता हूँ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों व खदानों में कार्य करना प्रतिबंधित किया गया है? तो बैकग्राउंड में कुछ आवाज भी आ रही होगी, तो अगर जहां तक मिनिमाइज करने की बात होगी कर सकते हैं तो करिए। तो देखिए, सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स जो कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर में आर्टिकल 12 to 35 है, उसमें आपने देखा होगा कि प्रेजेंटली वी हैव 6 कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट। 6 कैटेगरीज में पहली कैटेगरी जो है अपने पास राइट टू इक्वलिटी, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 है। जो नेक्स्ट कैटेगरी है राइट टू फ्रीडम, जो कि अपने पास आर्टिकल 19 से लेकर के 22 है। और जो वेरी नेक्स्ट कैटेगरी है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें कि आपको 2 प्रोविजंस मिलते हैं, आर्टिकल 23 का और आर्टिकल 24 का। 23 में आपने देखा होगा कि जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट, है ना, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फोर्स लेबर, जो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह को लेकर के वो वाले एस्पेक्ट होते हैं। और आर्टिकल 24 के अंदर में क्लियर कट जो चाइल्ड लेबर है ना, चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया गया है। और अकॉर्डिंगली, मतलब ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो गए अपने पास। आर्टिकल 24 में सीधे सीधे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री माइंस में हैजार्डस ऑक्यूपेशन में एंगेज करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और अकॉर्डिंगली इंडियन पार्लियामेंट ने भी क्या किया, लेजिस्लेशन करवाया, लेजिस्लेशन इनेक्ट किया। और आपको पता होगा वो लॉ है अपने पास, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, जो कि 86 में बने थे। और चिल्ड्रेन जो कि 14 ईयर्स के बिलो थे, उनको
हैजार्डस ऑक्यूपेशन में बैन किया गया था, जबकि इसको 2016 में अमेंड किया गया और अमेंड करने के बाद जो हैजार्डस कैटेगरी की लिस्ट होती है दैट वाज रिड्यूस्ड टू 3 और उसके बाद जो मेजर चेंजेस होते हैं उसमें यह किया गया था कि 14 ईयर्स के बिलो जो है उनका एंगेजमेंट हैजार्डस ऑक्यूपेशन में कंप्लीट बैन किया गया और जो एडोलेसेंट है यानी कि 15 से 18 साल के बच्चों को बैन किया गया हैजार्डस ऑक्यूपेशन में एंगेज करने को लेके। तो सारी चीजों को समझिएगा वन बाय वन, है ना, कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अकॉर्डिंग क्या अपने कुछ कंट्री में लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट है या एग्जीक्यूटिव इनेक्टमेंट है, सारी चीजों को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 24। बहुत आसान क्वेश्चन है। दूसरा है हाउ मेनी पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल वर इंट्रोड्यूस्ड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन उसको रिलेट करता है जैसे कि मान लीजिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पढ़ते समय देखा होगा, तो जो भी कॉन्टेक्चुअल डेवलपमेंट है यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बनना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शनलिटी यानी कि कार्य करने के तरीके उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये सारे आपको पढ़ने होते हैं। जो मेजर और माइनर कमिटीज हैं, है ना, इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है और एक डेट का रेफरेंस होता है एडॉप्शन डे, यानी कि उस दिन को देन सिग्नेटरी मेंबर्स जो 284 सिग्नेटरी मेंबर्स थे, है ना, यूनानिमसली यानी अनअपोज्ड उन्होंने एक डॉक्यूमेंट जो कि कहलाया भारत का संविधान, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उन्होंने उस दिन को रिजोल्यूशन ला करके और वो अडॉप्ट कर लिया जाता है और इसी वजह से हम लोग 26 नवंबर 1949 को एडॉप्शन डे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे जानते हैं। और देखिए, और आपको पता होगा कि जो कमिटमेंट है प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गॉट कमेंस्ड ऑन 26 जनवरी 1950, तो ये लागू होने का दिवस है। और यही क्वेश्चन है अपने पास कि जब संविधान इंट्रोड्यूस किया गया था, संविधान को इंक्लूड किया गया था, तो उस वक्त मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में अपने पास क्या क्या प्रावधान थे। तो आपको ध्यान होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन थे टोटल 22 पार्ट्स के अंदर में 395 आर्टिकल्स थे, है ना, और फिर अपने पास 8 शेड्यूल थे और प्रीएम्बल भी था, यानी कि फिर से दोहरा दे रहा हूँ, 22 पार्ट, है ना, 395 आर्टिकल्स, शेड्यूल भी जो अनुसूची जिसको बोलते हैं 8 थे हमारे पास ओरिजिनली, और एक प्रीएम्बल था। तो ये सारे ऑप्शंस के साथ आप मैच कर सकते हैं, हालांकि प्रीएम्बल की बात इसमें नहीं की गई है। तो 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स, है ना, तो आंसर इज ए। अगला है अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर मेड। आपको पता होगा कि जो अपने पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर है, आपने देखा होगा कि जो पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर है दैट सिग्निफाइज कि आर्टिकल 79 के अंदर में ये चीजें बतलाई गई है। आर्टिकल 79 के अंदर में जो पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर दिया गया है वो है, शॉर्ट लिख रहा हूं, यानी कि प्रेसिडेंट होते हैं, भारत के राष्ट्रपति इसके इंटीग्रल पार्ट होते हैं, दो हाउस का है फॉर्म, यानी राज्यसभा भी है अपने पास और लोकसभा। राज्यसभा यानी कि सेकंड चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट, और लोकसभा जो कि जिसका कि इंग्लिश नाम हाउस ऑफ पीपल है, इसका काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। तो यहाँ पे देखिए इस हाउस का प्रेजेंस, यानी अपने पार्लियामेंट के अंदर में पार्लियामेंट के कंपोजिशन के तौर पे 2 हाउस है, और यही मैकेनिज्म आपको अगर पढ़ा होगा आपने तो बाइकैमरलिज्म यानी द्विसदनात्मक व्यवस्था कहलाती है। इस द्विसदनात्मक व्यवस्था में राज्यसभा के बारे में आपको पता होगा कि राज्यसभा के अंदर जो मेंबर का इलेक्शन है ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी कि पीपल्स आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व या पीपल्स डू नॉट डायरेक्टली इलेक्ट, यानी पीपल हैव नॉट राइट टू इलेक्ट, यानी वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और यही उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन में आता है। सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड के थ्रू, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के थ्रू राज्यसभा में, यानी कि स्टेट्स और यूटीज जहां पे कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां के मेंबर्स राज्यसभा में चुन के जाते हैं। और अभी जस्ट जिक्र किया था कि अपने पास शेड्यूल कितने हैं, है ना, शेड्यूल जो कि अनुसूची जिसको कि हम लोग बोलते हैं संविधान के एक इंटीग्रल पार्ट है, ये सब तो एक कंपोनेंट के तौर पे हैं। तो अभी वर्तमान में एट प्रेजेंट टाइम वी हैव 12th शेड्यूल, और उसी 12th शेड्यूल के अंदर में अपने पास शेड्यूल 4 है जो कि एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द राज्यसभा की बात करता है, यानी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। तो सीटों का बंटवारा आपको पता होगा कि बेसिस क्या था, बेसिस क्या है सीटों के बंटवारे को लेके, ये है हमारा पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन किस मैटर पे रेफर करते हैं, जो पॉपुलेशन की बात होती है, पॉपुलेशन यानी कि राज्यसभा या फिर लोकसभा दोनों ही हाउस में जो सीटों का बंटवारा है वो किस आधार पे किया गया है, पॉपुलेशन के आधार पे, यानी कि किस सेंसस। और जब भी पॉपुलेशन की बात आएगी तो सेंसस को भी रेफर करना जरूरी है। तो कौन से सेंसस का रेफरेंस होता है, 1971 का रेफरेंस होता है, यानी 1971 के सेंसस के बेसिस पे दोनों ही हाउस में सीटों का एलोकेशन किया गया है। और 1971 का भी रेफरेंस इसीलिए किया जाता है कि इसके बाद आपने देखा होगा नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का फेज, और उसके पहले स्टेगनेंट, उसके पहले भी जो एक नॉन यूनिफॉर्म वे में ग्रोथ था,
तो इस समय मान लिया जाता है कि एक स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रहा था अपने कंट्री का। और इसी के और यहाँ पे भी जो करंट टाइम है उसमें डिबेट चलता रहता है क्या कि इसको भी चेंज किया जाए, है ना, रेफरेंस ईयर को भी चेंज किया जाए। तो ये सारे करंट के मुद्दे, बट फिलहाल अपना क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया जाता है। तो जो अपना एक आंसर होगा वो फोर्थ अनुसूची, फोर्थ शेड्यूल यानी चौथी अनुसूची। तो जो भी साइड बाय साइड चीजें हैं, देखिएगा दो चीज ध्यान में, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा बेसिस क्या है सीटों के बंटवारे को लेकर, यानी आधार क्या हो जाता है, पॉपुलेशन। शॉर्ट लिख रहा हूँ पॉपुलेशन को, और पॉपुलेशन में सेंसस कौन सा रेफर किया गया, 1971 का सेंसस। अब देखिए दो एस्पेक्ट हैं, जैसे लोकसभा की बात करें, राज्यसभा में तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। लोकसभा अगर झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में लोकसभा में कितनी सीट दी गई है, परहैप्स 14 सीट है। तो झारखंड इज टू बी डिवाइडेड इनटू 14 डिफरेंट टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज, यानी कि झारखंड के अंदर में 14 निर्वाचन क्षेत्रों का, झारखंड को 14 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटना होगा, समझिएगा अच्छे से। यानी कि टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज को ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो ड्रॉ होता है, स्ट्रक्चर ड्रॉ किए जाते हैं, पॉलिटिकल बाउंड्री फिक्स की जाती है, तो ये कौन से सेंसस पे होता है, ये होता है आपको 2001 के सेंसस पे। दो चीज का बोल रहा हूं मैं, जो सीटों का एलोकेशन टू द राज्यसभा और लोकसभा, अभी भूल जाइए क्वेश्चन की राज्यसभा के ही बारे में पूछा गया था, मैं अभी दोनों ही बात कर रहा हूं। दोनों ही हाउस में जो सीटों का बंटवारा किया गया है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे, और सेंसस कौन सा रेफर होता है, 1971 के सेंसस पे। क्योंकि राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो उसकी कोई बात ही नहीं है ना। आपने जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं आपके, यानी कि जो राज्य विधानसभा है, वहां से मेंबर चुन के जाते हैं, इसीलिए। अब बाकी आ जाती है लोकसभा। लोकसभा के इलेक्शन के पर्पज से आपको पता होगा, आप बोलचाल में भी यूज करते हैं कि आपके क्षेत्र के एमपी है ना, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है, यानी आपके क्षेत्र की बात आती है। और क्षेत्र का क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पे, वो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी है ना, फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा। यानी लोकसभा के इलेक्शन के उद्देश्य से किसी भी राज्यों को जो पॉपुलेशन के बेसिस पे सीट मिली हुई है ना, और उनके उसके आधार पे उस राज्य का बंटवारा है ना इनटू डिफरेंट टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज। और वो किस बेसिस पे बंटवारा करते हैं हम लोग, 2001 के सेंसस पे। तो सारे चूंकि डिस्कशन है प्रीवियस क्वेश्चन का, है ना, जेपीएससी मेंस का, पेपर 4 का, तो बहुत सारी चीजें आपको डायरेक्ट आएंगी जो कि हो सकता है ध्यान ना गया हो। और बहुत चूंकि देखिए क्या होता है कि जो आप पुराने पेपर का एनालिसिस करते हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीजों को, या पढ़ाई करते समय इसी टाइप से पढ़िए। आगे हम लोग देखते हैं, तो तीसरा का आंसर तो हो गया आपका ए। चौथा है हमारे पास, द अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स आर केप्ट इन सच फॉर्म एज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विथ, हिंदी में पढ़ लेना उसको, संघ व राज्यों के लेखों के संधारण के प्रपत्रों का निर्धारण राष्ट्रपति किसकी मंत्रणा से करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि अकाउंट्स है ना, अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं, तो बेसिकली जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मैटर है उसमें आपने देखा होगा ऑडिटिंग फंक्शन करना, अकाउंटिंग फंक्शन करना। तो आपको अगर ध्यान होगा तो आपने जब इंपोर्टेंट ऑफिसर के तौर पे देखा होगा अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलिए एक फैक्ट की भी बात करते हैं, आपने देखा होगा कि B.R. अम्बेडकर साहब ने किसके बारे में बोला, किस ऑफिस के बारे में बोला या किस ऑफिसर के बारे में बोला, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफिसर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड ये है CAG, जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है ना, भारत के CAG के बारे में ये बात करते हैं। और उसी CAG के बारे में मेंशन किया गया है अपने पास पार्ट 5 है ना, संविधान के भाग 5 में, है ना। आर्टिकल कहां से कहां तक कवर है, यहाँ पे मैं शॉर्ट चलिए लिख देता हूँ, आर्टिकल 148 टू 151। ध्यान में रखिएगा, CAG के बारे में अपने संविधान के पार्ट 5 में मेंशन किया गया है, जो कि अभी बतलाया था थोड़ी देर पहले कि टोटल 25 पार्ट, अभी के समय में टोटल 25 पार्ट हैं बढ़ के, है ना। 25 पार्ट में से वो 5वां पार्ट रोमन कैपिटल में शो करते हैं पार्ट को। आर्टिकल 148 से लेकर के 151 के बीच में बात करते हैं, किसको दिया गया, डेडिकेटेडली प्रोविजन से CAG को लेकर के। तो CAG का देखिएगा आर्टिकल 148 में क्या बोला गया, अपॉइंटमेंट। तो CAG का जो अपॉइंटमेंट है ना, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं मेंशन किया गया, फटाफट हम लोग रिवीजन टाइप कर लेते हैं ताकि क्वेश्चंस भी, हाँ टर्म वगैरह के बारे में मेंशन किया गया 6 ईयर और 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। आपको ध्यान होगा कि जब टर्म की बात कर रहे हैं तो रिमूवल की भी बात कर लेते हैं। तो रिमूवल का भी ग्राउंड है मेंशन किया हुआ, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। एक चीज और हाईलाइट करना चाहूंगा कि अपने संवैधानिक प्रावधानों के अंदर में जो कुछ ऑफिसर्स उनके रिमूवल का ग्राउंड
एक ही तरह का होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज, जैसे हाई कोर्ट के जज, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो सीएजी हैं अपने, ये चार जो ऑफिसर हैं, चार जो ऑफिशियल्स हैं, इनके रिमूवल का ग्राउंड एक ही है। यानी कि ग्राउंड क्या हो जा रहे हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, और प्रोसीजर क्या है, यानी कि दोनों हाउस में, दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउस में रेजोल्यूशन आया हुआ हो, रिमूवल रेजोल्यूशन, और स्पेशल मेजोरिटी ऑफ 2/3% एंड वोटिंग, यानी मेजोरिटी ऑफ द हाउस एंड मेजोरिटी ऑफ 2/3% एंड वोटिंग स्ट्रेंथ के साथ ये पास हो गया हो, और प्रेसिडेंट उसी सेशन में, जिस सेशन में ये इंट्रोड्यूस हुआ हो रिमूवल रेजोल्यूशन, प्रेसिडेंट ने उसी सेशन में अप्रूव कर दिया हो, कंसेंट दे दिया हो अपना, और फिर ये आपको रिमूवल हो जाता है। तो बाकी है कि डिटेल प्रोविजंस इनको मेंशन किया गया है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में, तो वो सारी चीजें अलग हो जाती है। बट फिलहाल सीएजी के बारे में हम लोग अपॉइंटमेंट का देखा, आपने टर्म भी देख लिया, उसके बाद रिमूवल के भी बारे में देख लिया। सीएजी का जो ड्यूटीज है ना, सीएजी के जो ड्यूटीज है वो कहाँ पे मेंशन किया गया, आर्टिकल 149, यानी अपॉइंटमेंट कहाँ पे बात करते हैं 148 में, जो ड्यूटीज पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सीएजी कहाँ पे डिस्कस किया गया, आर्टिकल 149 में। और इसी ड्यूटीज पावर्स एंड फंक्शंस को लेकर के अभी भी आज के भी पेपर में, आज या कल के पेपर में न्यूज में रहा था अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर के, कि जो भारत के सीएजी हैं, है ना, उनको उनके ऑडिट करने से रिलेटेड मैटर है कि सीएजी ऑडिट कर रहे हैं अजमेर शरीफ के दरगाह को, और अजमेर शरीफ के दरगाह के जो हेड है ना, जो जो ट्रस्ट है, उनके जो हेड है, उन्होंने डिक्लाइन किया, उन्होंने मना किया, तो क्या वो ऑडिट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो ये तो करंट अफेयर्स का मुद्दा है। तो सीएजी जो अपने ड्यूटीज पावर्स एंड फंक्शंस के लिए जो अथॉरिटी डिराइव करते हैं, और इस मामले में किसको एम्पावर किया गया है, पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया, यानी भारतीय संसद के पास ये शक्ति है कि वो लॉ बना करके सीएजी के ड्यूटीज पावर्स एंड फंक्शंस को डिफाइन करे, और अकॉर्डिंगली भारतीय संसद ने लॉ भी बना लिया। उस लॉ का नाम है ड्यूटीज पावर्स फंक्शंस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, है ना, सीएजी ड्यूटीज पावर्स फंक्शंस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971। ध्यान में रखिएगा, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ है, और इस लॉ की खासियत ये है क्या कि ये लॉ इंप्लीमेंट हुआ है आपको 1976 से, 71 के लॉज है, 76 में इंप्लीमेंट होता है जाकर के, और इस लॉ ने अकाउंटिंग फंक्शंस और ऑडिटिंग फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया, यानी स्पेशलाइजेशन लाने के लिए अकाउंटिंग फंक्शंस अलग होगा, ऑडिटिंग फंक्शंस अलग होगा इसी लॉ के थ्रू। और ये लॉ बनाने की जिम्मेदारी किसकी हो गई, किस कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको एम्पावर किया, भारतीय संसद को एम्पावर किया, पार्लियामेंट को एम्पावर किया, और पार्लियामेंट ने अकॉर्डिंगली लॉ भी बना लिया आर्टिकल 149 को यूज करते हुए। तो क्वेश्चन अपने पास ये है कि अकाउंटिंग फंक्शंस, तो देखिएगा अब हम लोग आ जाते हैं जो अकाउंटिंग फंक्शंस है, यानी कि आपने देखा होगा अपॉइंटमेंट को लेकर के आर्टिकल 148, ड्यूटीज पावर्स एंड फंक्शंस 149, जो अकाउंटिंग फंक्शंस ऑफ सीएजी है, तो वो जो फॉर्म प्रेस्क्राइब करने का पावर है, फॉर्म्स कौन प्रेस्क्राइब करते हैं, प्रेसिडेंट प्रेस्क्राइब करते हैं। बट क्योंकि आप इसके अंदर में पढ़ रहे हैं, सीएजी के अंदर में पढ़ रहे हैं, सीएजी के प्रोविजंस के अंदर में पढ़ रहे हैं, तो वो कंसल्टेशन किनके साथ होगा, आपको सीएजी के कंसल्टेशन के साथ। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, बशर्ते आप सिलेबस को कवर किए होंगे। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, द अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स आर केप्ट इन सच फॉर्म एज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद। तो जो फॉर्म है वो कौन प्रेस्क्राइब करते हैं या कौन बनाते हैं, प्रेसिडेंट बनाते हैं, बट इन कंसल्टेशन विद सीएजी। एक चीज और क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जो अपने सीएजी है ना, सीएजी हैं जो कि अपने इंडिया के अंदर में ऑडिटिंग का काम करते हैं, और ऑडिट उनका जो एप्लीकेबल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और स्टेट गवर्नमेंट के लिए, यानी केंद्र और राज्य सरकार के लिए एक ही ऑडिटिंग बॉडी है, अपर मोस्ट ऑडिटर है, वो कौन सा है अपने पास, सीएजी। तो इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चंस भी साइड बाय साइड जनरेट होते हैं, बट आई विल नॉट गो इनटू दैट। बट आपको ये ध्यान में रखना है, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट की बात हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की बात हो, वो सब जो है सीएजी ही जो है कंसल्टेशन प्रोवाइड करवाते हैं प्रेसिडेंट को, वाइल प्रोवाइडिंग प्रेस्क्रिप्शन फॉर द अकाउंटिंग फंक्शंस, है ना, जो रूल्स बनाने होते हैं आर्टिकल 150 के थ्रू। और जो लास्ट आर्टिकल 151 है उसको भी जान लेते हैं, जो ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सीएजी है। सीएजी 3 ऑडिट रिपोर्ट है, यानी कि सीएजी का जो आपने देखा होगा, सीएजी के जो फंक्शंस है, यानी परफॉर्मेंस ऑडिट है, प्रोप्राइटी ऑडिट है, लीगल ऑडिट है, रेगुलेटरी है, यानी कि जो मनी जो फंड बजटरी जो एलोकेशन मिला है, वेदर दैट हैज बीन इनकर्ड लीगलाइज्ड और नॉट, क्या वो किसी इलीगल तरीके से खर्च कर दिया गया हो, तो इन सब का ऑडिटिंग फंक्शन कौन करेगा, सीएजी ही करते हैं। कंप्लायंस ऑडिट बोलते हैं, परफॉर्मेंस ऑडिट है, इनके द्वारा डिफरेंट टाइप्स के ऑडिट होते हैं।
और सीएजी जो है, जो कमिटी ऑन सीएजी जो है पब्लिक अंडरटेकिंग के भी ऑडिट करते हैं, है ना, जो जो अपने पास और भी डिफरेंट, बेसिकली 3 ऑडिट रिपोर्ट होते हैं सीएजी को, उसको हम लोग बाद में देखते हैं। बट इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सीएजी के कंसल्टेशन से, यानी कि 4 का सी। अगला है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज द रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अंडर विच सेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ये भी जो है आए दिन न्यूज में होते रहते हैं, है ना, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर के। जब भी नई पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो ये वाला लॉ का सेक्शन यूज में आ जाता है, और वो लॉ है, यानी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनी तो उसको रजिस्टर किसके पास होना पड़ेगा अपने इंडियन डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म में, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो चुनाव आयोग हैं। और चुनाव आयोग जो है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, है ना, अपने पास ये देखिएगा मोस्ट पावरफुल लॉ जो कि रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। यहाँ पे भी 2 तरह के लॉज है, एक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और एक है आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इसमें से मोस्ट पावरफुल कौन सा हो जाता है, 1951 वाले लॉज। समझिएगा बारीकी को, 50 वाले लॉज भी है, 51 वाले लॉज भी है, और 51 के ही तहत रजिस्ट्रेशन करने का पावर दिया गया है। और उसके अंदर में रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो सेक्शंस का यूज किया जाता है, ऐसा नहीं है क्या कि अब आप हर लॉ के सेक्शंस को यूज करेंगे, चूंकि ये आए दिन न्यूज में रहता है। तो दैट इज कौन सा सेक्शन, सेक्शन 29A, है ना। यहाँ पे देखिएगा जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत आसान सा था, क्योंकि जो पीडीएफ वगैरह दिया जाता है, जो सिविल सर्विस मेन सीरीज है, इंपोर्टेंट आर्टिकल सीरीज है, तो आए दिन ये न्यूज में रहता है। इनफैक्ट जो इससे कहीं लेवल पे बढ़ के आपको मेंस की तैयारी के रिगार्डिंग, यानी कि एक डिबेट एनालिसिस पावर डेवलप करवाना, वो सब दिया गया था। ये मुझे ध्यान आ रहा है, ये पहले ही लाइन में मेंशन किया गया था कि अपने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनका इंट्रोडक्टरी रोल पार्ट था कि डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म को फोस्टर करने के लिए, है ना, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म ऑफ द वर्ल्ड को फोस्टर करने के लिए ईसीआई, और ईसीआई जो पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करती है वो इसी सेक्शन को यूज करके ऑफ आरपीए करती है। तो इसका हो जाएगा सेक्शन 29A। हाँ, मुझे ध्यान आ गया, उसमें जो है लीगल एक्शंस की बात की गई थी, एमसीसी की बात की गई थी, यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बात की गई थी, उसी में एक ये भी सेक्शन था। तो यानी कि जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में आंसर क्या हो जाएगा आपका, धारा 29A, यानी सेक्शन 29A। 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन एस्टेब्लिश इंटर स्टेट काउंसिल अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपने पढ़ा होगा while studying सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, है ना। आपने देखा होगा क्या कि अपने पास सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है, उसके 3 डायमेंशन है बेसिकली, सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन, सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन एंड सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। तो सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन जो कि पार्ट 11 के अंदर में मेंशन किया गया है, और उसी के अंदर में हम लोग एक प्रोविजंस देखते हैं, आर्टिकल 263। तो बेसिकली इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 263 में शुरू से ही किया गया था, बट आपको यहाँ पे आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाहूंगा, उसमें है कि दिस कमीशन वाज नॉट सेट अप अंटिल सरकारिया कमीशन रिकमेंडेड फॉर द सेटिंग ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, है ना। आपको अब सरकारिया कमीशन पर लेकर चल रहे हैं। सरकारिया कमीशन जो कि सेंटर स्टेट रिलेशन पे बनाई गई थी, इस सेंटर स्टेट रिलेशन को कैसे इनहेंस करना है, और सरकारिया कमीशन होम मिनिस्ट्री से बनाई जा रही है, 1983 में बनाई गई थी, और 87 में इन्होंने अपने रिपोर्ट सबमिट कर दिए थे। ध्यान में रखिएगा, इट वाज 3 मेंबर कमीशन, है ना, 3 मेंबर कमीशन, जो कि पर्पस किस पे था, सेंटर स्टेट रिलेशन को कैसे इनहेंस करें, इफेक्टिव बनाए, और इन्होंने रिकमेंडेशंस दिए नियर अबाउट 250, पर एग्जैक्टली कहीं कहीं पे रेफरेंस होता है 247 रिकमेंडेशंस का। तो बेसिकली ध्यान ये रखिएगा कि इनके रिकमेंडेशंस इतने अच्छे हैं कि आज भी इंप्लीमेंट किए जाते हैं, और इन्हीं में से एक रिकमेंडेशन ये भी था कि सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन को प्रशासनिक संबंध है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में, उस संबंध को इफेक्टिव बनाने के लिए केंद्र इंटर स्टेट काउंसिल बनाना चाहिए, आईएससी बनाना चाहिए। और पहली बार जाकर के सरकारिया कमीशन के ही रिकमेंडेशन पे 1990 में प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी कि प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो इंटर स्टेट काउंसिल को अपॉइंट कर सके, जिसके कि चेयरमैन कौन होते हैं, पीएम होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, उसके जब भी पढ़ेंगे आप, थोड़ा सा मेंस में जब पढ़ेंगे तो उसमें एनालिटिकल होते हैं कि कैसे क्या रिकमेंड करते हैं सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन को इनहेंस करने के लिए, यानी कि जो भी डिस्प्यूट्स है, में डिस्प्यूट को रिजोल्यूशन करने का काम, डेवलपमेंट डायनेमिक्स बतलाने का काम, कैसे कॉम्पिटिटिव आज के टाइम पे कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और ये सारे काम कौन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन को इनहेंस करने वाली बॉडी, यानी आईएससी इंटर स्टेट काउंसिल,
जो कि आर्टिकल 263 के पर्सपेक्टिव में है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, चेयरमैन होते हैं पीएम, ये सारी चीजें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सेक्शन, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 263 यानी कि बी। आगे देख लेते हैं। द 42nd Constitution Amendment Act of the Constitution of India was carried out on the recommendation of, देखिए अभी भी थोड़े दिन पहले पॉलिटिकल क्लास जब शुरुआत हुई थी तो उस वक्त भी जब सेलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बतला रहा था, उसी में एक जिक्र हुआ था फंडामेंटल ड्यूटीज का, और फंडामेंटल ड्यूटीज में ये बतलाया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज किसके रिकमेंडेशन पे है, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे है। और इनफैक्ट आपको उसी समय ये भी बतलाया था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 ही कंप्लीटली किसके रिकमेंडेशन पे है, यही स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसा भी नहीं कि क्वेश्चंस, ये एक ओवरऑल सिलेबस ही है, आप पढ़ेंगे तो उसी हिसाब से चीजें तैयार करवाई जाती है या की जाती है। तो सीधा सा है जिसको कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू है ना इतने प्रोविजन जोड़े गए, तो समवट या ऑफन इट इज रेफर्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोविजंस को लेकर के ऐसा बात करते हैं। जो प्रोमिनेंट प्रोविजंस आपने देखा होगा, प्रीएम्बल के अंदर में 3 नए वर्ड्स का इंट्रोड्यूस होना, यानी सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रल है ना, इंटीग्रिटी एक्चुअली। उसके बाद आपने फंडामेंटल ड्यूटीज का देखा होगा, और अलग अलग प्रोविजंस पे इवन जो डीपीएसपी के प्रोविजंस है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के भी प्रोविजंस, यानी कि 4 प्रोविजंस अमेंड किए गए थे उस टाइम पे है ना, 42nd के ही प्रोविजंस के थ्रू। तो लेट्स सी कि कैसे उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया जाता है, और एक्चुअली किसके रिकमेंडेशन पे इसको लाया गया था, स्वर्ण सिंह कमेटी के ही रिकमेंडेशन पे लाया गया था। तो क्लास ओवरऑल अभी तक तो यही एनालिसिस है क्या कि क्वेश्चंस आसान ही रहते हैं, बस बशर्ते आप कितना ध्यान दे पाते हैं पढ़ने में। आगे चीज हम लोग देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि 7 का आंसर हो जाएगा आपका सी, स्वर्ण सिंह कमेटी। 8 का हम लोग देखते हैं। एट द स्टेट लेवल द कॉन्टीजेंसी फंड कैन बी ऑपरेटेड टू मीट द अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर बाय, यानी कि जो अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए आकस्मिक निधि का संचालन राज्य स्तर पर किया जाता है। तो देखिएगा क्वेश्चंस तो जो भी है, बट जो ओवरऑल है चीजें उसको हम लोग समझते हैं। कोई भी कंट्री है, जैसे कोई भी मान लीजिए गवर्नमेंट है, लेट्स से सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार, दोनों ही गवर्नमेंट जो है 3 तरह के फंड को मेंटेन करती है एक्चुअली। यानी कि जो अपने पास कंसोलिडेटेड फंड है, जिसको कि हम लोग संचित निधि बोलते हैं, यानी संचित, ध्यान में रखिएगा दोनों ही स्तर की सरकार, दोनों ही लेवल की सरकार, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार, 3 तरह के जो पब्लिक फंड्स हैं उनको मेंटेन करते हैं। पहला हो गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स, दूसरे के बारे में बात करते हैं पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स, और तीसरा है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स। अगर हम लोग देखें कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में दिया गया है, तो यस ऑफ कोर्स इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 266 एंड 267। यहाँ पे मैं आर्टिकल को शॉर्ट लिख रहा हूँ, आर्टिकल 266 है और आर्टिकल 267 है, ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 261 के क्लाउज 1 में शॉर्ट लिख रहा हूं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स के बारे में बात करते हैं, दोनों ही, यानी केंद्र सरकार के ही बारे में बात होती है, राज्य सरकार के ही बारे में बात होती है, और यहाँ पे पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स शॉर्ट लिख रहा हूं, ध्यान में रखिएगा क्योंकि जल्दी जल्दी कराना है। तो यानी कि क्लाउज 1 के अंदर में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स, और आर्टिकल 266 के ही क्लाउज 2 में जो पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स, और वहीं पे आर्टिकल 267 में कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स। तो जल्दी से जल्दी इसको हम लोग समझ लेते हैं कि तीनों टाइप के फंड में क्या क्या डिफरेंस है, या बेसिक रिकॉग्निशन कैसे क्या होता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 267 को समझते हैं। आर्टिकल 267 जो कि कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स, यानी इंडिया के लिए भी है और स्टेट्स के लिए, इन द सेम प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 267, यानी कि यहाँ पे देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन केंद्र सरकार को और राज्य सरकार दोनों को ही एम्पावर करता है एक लॉज के थ्रू कि आप कॉन्टीजेंसी फंड को मेंटेन करिए। तो बात आ जाती है कि कॉन्टीजेंसी फंड है क्या, है ना। अब देखा होगा आपने कि कुछ चीजें प्लान्ड होती है, कुछ नॉन प्लान्ड होती है। कॉन्टीजेंट सिचुएशन आ गया, एक ना एक्सट्रीम सिचुएशन आ गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आ गया, जहां पे कि इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है। लेट्स से जैसे कि मान लीजिए कुछ भी टाइप के अनप्लेजेंट मोमेंट, है ना, जैसे मान लीजिए डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के, जहां पे कि आपको द फास्टेस्ट विथड्रॉवल ऑफ मनी चाहिए, तो उसमें आप क्या करेंगे, क्या पार्लियामेंट के अप्रूव करने का वेट करेंगे, या फिर वहां पे एग्जीक्यूटिव एक्शंस के ही थ्रू मनी का विथड्रॉवल पसंद करेंगे। तो पर्पस ये होगा, यानी कि
इसके अंदर में यानी कॉन्टीजेंट सिचुएशन के लिए, आकस्मिक सिचुएशन के लिए, अचानक से वो सिचुएशन क्रिएट हो गया है ना, कॉन्टीजेंट सिचुएशन के लिए, अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर जो है, यानी कि आपको पता नहीं है, प्लान्ड वे में नहीं है अपने पास, अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर के लिए ही जिक्र होता है कॉन्टीजेंसी फंड का, जिसको कि आर्टिकल 267 के अंदर में मेंशन किया गया। और ध्यान में रखिएगा, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बोला था, विड्रॉवल जो है दैट वुड रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल और प्रेसिडेंशियल अप्रूवल, तो वो होता है प्रेसिडेंशियल अप्रूवल, यानी कि एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के ही थ्रू वो पैसे निकाले जा सकते हैं, है ना। और यहाँ पे इंपावर किया गया है दोनों ही सरकार को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंपावर्ड है और स्टेट गवर्नमेंट भी इंपावर्ड है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉ बना लिया, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950, और इसी लॉ के तहत है ना डिफरेंट टाइम पे अमेंडमेंट करके जो है कॉन्टीजेंसी फंड का कॉर्पस साइज को मेंटेन किया जाता है, यानी कि कॉन्टीजेंसी फंड जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है, उसको रेगुलेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ही पार्लियामेंट को इंपावर कर दिया कि आप लॉज बनाइए, और पार्लियामेंट ने लॉ बना लिया, है ना, कौन सा, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950। और आपको ध्यान होगा कि अभी कोविड के पहले जो कॉन्टीजेंसी फंड का साइज था, यानी कि फंड का आकार जो था वो 500 करोड़ का था, बट इन लिeu ऑफ कोविड जो 2019 पेंडेमिक है ना इम्पैक्ट था, उसमें देखा होगा आपने कि ये 500 करोड़ वाज वेरी वेरी लेस, है ना, प्रूव्ड वेरी वेरी लेस। तो इसकी वजह से उसके साइज को बढ़ाना था, एंड इट हैज बीन इंक्रीज ट्रेमेंडसली, और उसको हमने 30,000 करोड़ कर दिया कॉन्टीजेंसी फंड को इंडिया का, है ना। और उसी टाइप से स्टेट गवर्नमेंट भी इंपावर्ड है, अपने यहाँ लॉज बना करके कॉन्टीजेंसी फंड को मेंटेन करेंगे। तो क्योंकि हर स्टेट की बात होगी तो वो अपने अपने लॉज बनाएंगे, बट पार्लियामेंट की बात होगी तो वो पार्लियामेंट ने कौन सा लॉ बना लिया, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950। तो कॉन्टीजेंट सिचुएशन के लिए जो अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर है, जिनका कहीं कोई जिक्र नहीं है, वो ये हो जाता है। अब आ जाती है बात कि पब्लिक अकाउंट फंड क्या है। पब्लिक अकाउंट फंड को पहले बेसिकली समझते हैं, यानी कि जो शॉर्ट ट्रांजैक्शन नेचर के फंड हैं, शॉर्ट ट्रांजैक्शन नेचर का पैसा है। कैसे समझेंगे, जैसे इंश्योरेंस का पैसा, बैंकिंग का पैसा, जिस पैसे का मालिक गवर्नमेंट ना होकर के रेदर कौन है, पब्लिक है। और गवर्नमेंट कौन सा रोल प्ले कर रहा है, सिर्फ इंश्योरर का रोल प्ले कर रहा है, या फिर बैंकर का रोल प्ले कर रहा है, डिपॉजिटर का रोल प्ले कर रहा है। होपफुली समझ गए होंगे। यानी कि जब गवर्नमेंट का वो पैसा है ही नहीं, तो गवर्नमेंट कैसे ऑनरशिप एंजॉय करती है। तो दैट्स वाई ये इस पैसे का भी विड्रॉवल जो है वो क्या चाहिए होगा, क्या पार्लियामेंट अप्रूवल करेगा, या फाइनेंस मिनिस्ट्री के रेजोल्यूशन से निकल सकता है, गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से निकल सकता है। तो एग्जीक्यूटिव एक्शन के ही थ्रू विड्रॉवल हो सकता है पब्लिक अकाउंट फंड। चूंकि कंट्री की बात हो गई, उसी तरह से स्टेट के भी अंदर में स्टेट गवर्नमेंट को भी इंपावर किया गया है पब्लिक अकाउंट फंड मेंटेन करने को लेके, कहां पे, आर्टिकल 266 क्लाउज 2 में, और एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू पैसा निकाल सकते हैं। बेसिकली डिफरेंस ये समझिएगा, कॉन्टीजेंट सिचुएशन के लिए, अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर के लिए खर्च करना है, यहाँ पे शॉर्ट ट्रांजैक्शन नेचर के पैसे जो है, बैंकिंग के पैसे, इंश्योरेंस के पैसे, पीएफ का पैसा, जिस पैसे का मालिक पब्लिक है, ना कि गवर्नमेंट है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट भी नहीं है। इसी वजह से क्या होगा, वो एग्जीक्यूटिव एक्शंस के थ्रू पैसा निकाला जा सकता है। अब जो बात आ जाती है, जो लास्ट बचा है अपने पास, जस्ट हम लोग उल्टे डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स, यानी जो संचित निधि, भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि है, उसको समझते हैं। अगर आप इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो जो बचा, यानी कि जो भी पैसा बचा, जो फंड बच रहा है, वही आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। किसी भी, यानी कि किसी भी राज्य सरकार के लिए या केंद्र सरकार के लिए जो मेजर फंड है, यानी कि मेजर फंड में पैसे का आना, पैसे का जाना, है ना, वो फंड क्या कहलाएगा, आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ऐसे समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सपोज झारखंड गवर्नमेंट के अंदर में, झारखंड गवर्नमेंट किसी का रिक्रूटमेंट करती है किसी सर्विस को लेकर के, उस सर्विस के अंदर में किसी को पैसा जाना, वो कहाँ से जाएगा, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ झारखंड है वो। अगर सपोज अंडमान निकोबार में सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंप्लॉई है और उसको पैसे जाएगा, तो कहां से जाएगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कहीं पे पुल बनने हैं, कहीं पे हॉस्पिटल बनने हैं, कहीं पे एजुकेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, तो वो सब पैसा कहां से जाएगा, सेंट्रल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। उसी टाइप से राज्य सरकार की कोई स्कीम है, कुछ भी पॉलिसीज है, उस पर जो खर्च होना है, वो कहां से जाएगा, राज्य सरकार के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। समझ पा रहे होंगे फुल्ली। मतलब कॉन्टीजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट फंड को छोड़ करके जो फंड बचता है, जहां पे कि मेजर फंड होते हैं, वो मेजर इसलिए क्योंकि मोस्टली उसी से खर्च होने हैं,
है ना, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, जिस भी टाइप का डेवलपमेंट हो उसमें खर्च होने, वो सब किससे जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड, है ना। केंद्र सरकार की बात होगी तो इंडिया, और जब स्टेट की बात होगी तो स्टेट, है ना। यहीं पे आर्टिकल 266 को 266 क्लाउज 1 को यूज करके। तो क्वेश्चन है सिंपल सा, एट द स्टेट लेवल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कंसोलिडेट, आपने देखा होगा यहाँ पे जो विड्रॉवल के लिए अप्रूवल है ना, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू यानी प्रेसिडेंट है, और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव एक्शन यानी गवर्नमेंट अपने ही लेवल पे कर लेती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कर लेती है। लेकिन जो मेजर फंड है यानी कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को मेजरली रेगुलेट करने वाला कौन सा फंड हो जाएगा, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। या इवन देखा होगा आपने बजटरी एलोकेशन होते हैं, बजटरी एलोकेशन में जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को पैसे मिल रहे हैं उनमें से कौन सा फंड होगा, ऑब्वियस है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात होगी तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और स्टेट गवर्नमेंट की बात होगी तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। तो इस फंड से पैसे को विड्रॉ करने के लिए क्या मैकेनिज्म होता है, तो लेट्स से तो देखिएगा कंट्री के लेवल पे कौन अप्रूव करेगा पैसे को, पार्लियामेंट अप्रूव करता है। आपने देखा होगा कि जो बजट है यानी कि जो बजटरी एस्टिमेट्स है जिसको कि आपने डिमांड बोला, है ना, और यही डिमांड जब आपके वोटिंग हो जाती है उसको, तो आपने ग्रांट बोल दिया उसको, और ग्रांट बोल देने से पैसे नहीं मिल जाते हैं अनलेस कि वो बिल यानी अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल पास ना हो जाए। यानी कि जो ये 6 स्टेजेस ऑफ बजटरी प्रोसेस है ना, जो बजटरी लेजिस्लेशन प्रोसेस है, पूरे के पूरे 6 स्टेज में क्लियर होते हैं, और स्टार्टिंग विथ प्रेजेंटेशन ऑफ बजट एंड एंडिंग विथ पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। तो ये पूरे के 6 स्टेज में यानी पार्लियामेंट्री अप्रूवल के थ्रू पैसे मिलने हैं। और उसी टाइप से जब हम स्टेट की बात करेंगे तो पार्लियामेंट्री फंक्शन स्टेट लेवल में कौन कर रहा होगा, स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधान मंडल, है ना। राज्य विधान मंडल में कहीं कहीं पे आपने देखा होगा 2 सदन होते हैं और कहीं कहीं पे 1 सदन होते हैं, यानी कि विधान परिषद और राज्य विधानसभा, है ना। तो इसलिए हम लोग कमांडली विधान मंडल बोल देते हैं उसको। तो स्टेट लेजिस्लेचर के यानी स्टेट की बात होती है तो स्टेट लेजिस्लेचर का हमें परमिशन चाहिए, अप्रूवल चाहिए होगा। सेम क्वेश्चन इज दैट कि एट द स्टेट लेवल कॉन्टीजेंसी, अच्छा कॉन्टीजेंसी फंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो कॉन्टीजेंसी फंड यहाँ पे सपोज प्रेसिडेंट इंपावर थे सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर के, तो स्टेट लेवल पे कौन इंपावर हो जाएंगे, जो स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, यानी स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जीक्यूटिव हेड है यानी गवर्नर के थ्रू, गवर्नर से परमिशन लेकर के आप कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, यानी मुख्यमंत्री द्वारा, विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शंस भी ऐसे हैं, आराम से क्लियर कर सकते हैं इसको, गवर्नर के द्वारा। तो सारी ही फंड्स के बारे में आपको बतला दिया। और कुछ भी है अगर मान लीजिए जो भी आप जान रहे हैं या फिर नहीं जान रहे तो अपने नॉलेज को अकॉर्डिंगली आप करेक्ट कर लीजिए। 10 क्वेश्चंस तक आज हम लोग डिस्कशन करते हैं, और फिर जो नेक्स्ट होगा उसको हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। और फिर आपको अगर ये यूजफुल लगेगा कमेंट करिए, तो फिर जो भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स के इस टाइप से डिस्कशन करवा दिया जाएगा। और अभी आपको चूंकि एसीएफ का एग्जाम होना है, चूंकि पहली बार झारखंड के अंदर में ऐसा हो रहा है एसीएफ का एग्जाम या फॉरेस्ट रेंजर वाला, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दूसरे कमीशन के द्वारा होगा, दूसरे रिक्रूटिंग एजेंसी के द्वारा जो उन्होंने लिया होगा, तो उसको हम लोग भी डिस्कस करने वाले हैं। बट कोई थोड़े टाइम के बाद, 5 दिन 10 दिन के गैप के बाद, फिलहाल हम लोग प्लानिंग करते हैं क्या कि अगर आपको रिक्वायर्ड होगा ऐसे वीडियोस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि जस्ट इमीडिएट हुआ है अभी और रिजल्ट भी आया है, इसी वजह से आप ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो जाए कि तैयारी कैसे करनी है, किस डायरेक्शन में करनी होती है। सिविल सर्विस मेंस क्या है, सिर्फ पीटी के राउंड तो सिविल सर्विस की बात नहीं हो सकती ना, मेंस है। मेंस देने के बाद आप एश्योर्ड होइए कि हाँ मेंस मेरा निकल जाएगा। और निकलने के लिए एक छोटी सी बात होती है, लेकिन ये जो है निकलने कैसे निकलेगा, दिस कीप्स मैटर, है ना, दिस मैटर्स। और इसी के लिए रिगार्डिंग आपको कॉन्शियस होना है, कंसर्न रखना है कि कैसे तैयारी आपकी चाहिए। तो आज हम लोग 10 करेंगे, बाकी हम लोग पार्ट 2 के अंदर में करेंगे। जैसे द नेम्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर रिकमेंडेड बाय द, है ना, ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कॉलेजियम सिस्टम, पार्लियामेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। आपको ध्यान होगा कि कॉलेजियम सिस्टम जो कि बहुत बार न्यूज में रहा है, शायद क्वेश्चन भी इसी वजह से पूछा हो। तो देखिएगा कि जो अपने पास सुप्रीम कोर्ट को लेके है ना, सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन है जो कि, और सुप्रीम कोर्ट का भी प्रोविजन जो है अपने पास पार्ट 5 के अंदर में है ना, पार्ट 5 जो कि आर्टिकल 52 से शुरुआत होकर के 151 तक है। और इसी पार्ट 5 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट का भी प्रोविजन दिया गया है आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 147 तक। और इसी प्रोविजंस के बीच में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के भी बारे में दिया गया है। और आपको ध्यान होगा कि आर्टिकल 124 that provides for
अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। और देखा होगा बहुत सारे प्रोविजंस हैं सीजीआई का अपॉइंटमेंट, जो स्ट्रेंथ है टोटल, एक्चुअली अभी जो टोटल प्रेजेंट स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की वो है 34 इंक्लूडिंग सीजीआई, है ना। क्वालिफिकेशन का जिक्र होता है और उसी आर्टिकल 124 के ही अंदर में क्लास 4 एंड 5 के अंदर में रिमूवल की भी बात कर देते हैं, प्रोविजन दिए गए हैं। अभी लास्ट कुछ क्वेश्चंस पहले रिमूवल की भी बात बतलाई थी ना कि जो उनका जो सीएजी का रिमूवल है, सीएजी का रिमूवल इन द सेम, मतलब सेम मैनर एज दैट ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट के जज ऑफ, उनके रिमूवल का ग्राउंड है और इनका भी रिमूवल उसी के जैसा होता है। तो बाकी सारे प्रोविजंस है। यहाँ पे है क्या कि उनके नाम के, उनका जो अपॉइंटमेंट होगा प्रेसिडेंट के द्वारा, तो उनके नाम का रिकमेंडेशन कौन करता है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब बात होती है क्या कि कैसे अपॉइंटमेंट किया जाएगा। एक्चुअली जो जजेस का अपॉइंटमेंट है अपने आज के भी सिस्टम में बड़ा क्रूशियल है और सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि लॉ मेकर और जुडिशरी है ना, जो अपने गवर्नमेंट के तीन कंपोनेंट है ना, पॉलिटिकल जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है एंड जुडिशरी है, तीनों ही इंटर गवर्नमेंटल मॉडल के साथ काम करते हैं, इंटर गवर्नमेंटल मॉडल के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, यानी विदाउट इंटरफेयरिंग इनटू ईच अदर्स डोमेन, और जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है उसी को फॉलो करके ये काम करते हैं। बट आपने कभी देखा होगा कि एक रेस सी आ जाती है, रेस सा हो जाता है कि हु इज सुप्रियर। एक्चुअली अपने कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम ऑथोरिटी ओनली। बाकी होते हैं क्या कि चलिए सुपरियरिटी शो करने की बारी होती है तो अलग अलग स्टेटमेंट के द्वारा, क्योंकि वो स्टेटमेंट है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट बीइंग प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और इसी वजह से इनका जुडिशियल रिव्यू का, जो जुडिशियल असेसमेंट का जो पावर है ना, उसी में हम देख बहुत सारे वीडियोज हैं अपने पास, देखा होगा आपने, आर्टिकल 143 है, आर्टिकल 142 है, इवन मास्टर ऑफ रोस्टर का इश्यूज है, इवन अपने पास जो अभी का बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का इश्यू है। तो ये सारे मुद्दे एक तरफ है ना, और जो मतलब सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग उनके रोल को हाईलाइट करते हैं, और वहीं पे जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके द्वारा क्वेश्चंस ओवर बेसिक स्ट्रक्चर्स, उनके द्वारा क्वेश्चंस ओवर सुप्रीम कोर्ट इज ट्राइंग टू इंटरवेन इन लेजिस्लेटिव मैटर्स, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आना वो भी एक अलग मुद्दा होता है। बट क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं कि देखिए मुद्दा ये है कि जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो अपॉइंटमेंट तो करते हैं प्रेसिडेंट। अब जैसे सीजीआई का जब अपॉइंटमेंट होता है, चीफ जो जो चीफ मतलब जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनका अपॉइंटमेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। और प्रेसिडेंट को जैसा जो लगे एंड एज ही डीम्स नेसेसरी टू कंसल्ट जजेस ऑफ, है ना, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो वो कंसल्ट कर सकते हैं। वो प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशनरी पावर पे है, उनको जैसा जो लगेगा उनसे वो जजेस से कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेंटर्ड अराउंड चीजें क्या हो जाती है, कंसल्टेशन, है ना। तो ये कंसल्टेशन मुद्दा जो है ना जुडिशियल अपॉइंटमेंट मैटर में, दैट गॉट लाइमलाइट, क्योंकि देखा होगा आपने आज तक जो भी सीजीआई बने हैं बेस्ड ऑन द फैक्ट कि वो सीनियर मोस्ट जो जज होते हैं ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये वही बनाए जाते हैं सीजीआई, एक्सेप्ट टू इंस्टेंसेस में कौन कौन सा पहला इंस्टेंस था 1973 का, है ना, और 1977 का। 1973 में एन रे वाज अपॉइंटेड एज सीजीआई सरपासिंग 3 सीनियर मोस्ट जजेस, और 1977 में बाय सरपासिंग 10 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एमयू बेग साहब को सीजीआई बना दिया जाता है। तो ये जो कंसल्टेशन वाली बात होती है ना, ये कहां से आती है, ध्यान में रखिएगा। सीजीआई के मैटर पे ऐसा है, बाकी जो अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उनके अपॉइंटमेंट का मैटर कैसे होगा, ऑल्दो दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विथ सीजीआई, है ना। अब चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, अभी बन चुके हैं ना, अपॉइंटमेंट हो चुका है, तो सीजीआई से कंसल्टेशन लेना ऑब्लिगेटरी है। और वापस आ जाते हैं बात, एज प्रेसिडेंट डीम्स नेसेसरी टू कंसल्ट सच नंबर ऑफ अदर जजेस, है ना, उनको जैसा जो फिट लगे वहां पे भी वो कंसल्ट कर सकते हैं। वापस कंसल्टेशन की बात आ जाती है। तो इसके रिगार्डिंग देखिए जजेस केस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, फोर्थ जज केस भी इवन है, जो कि एनजेईसी मामला है। जब आप जज केस के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो थर्ड जज केस जब आता है अपने पास 1998 में, और यही थर्ड जज केस प्रोवाइड्स एवोल्यूशन फॉर द कॉलेजियम सिस्टम इन द कंट्री। वापस आ जाते हैं बात इस पे कि कॉलेजियम सिस्टम है क्या। एक्चुअली जो जजेस
those who are to be appointed, मतलब person who is appointed to be judge of Supreme Court और High Court, क्या होता है और कि उनका जो नाम का है ना, उनके नाम का सजेशन कौन देते हैं? कॉलेजियम। ये कॉलेजियम क्या होता है? जो कि एक प्लूरल बॉडी है, कंसिस्ट ऑफ सीजीआई एंड 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि 5 बॉडी के 5 मेंबर हो गए। ये कॉलेजियम सिस्टम के अंदर में कितने कितने पैनल के हैं ये मेंबर? कितने मेंबर का है ये पैनल? एक्चुअली 5 है, सीजीआई एंड 4 अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब इसने क्या किया, इस पैनल ने क्या किया कि जजेस जो कि अपॉइंटेड होने हैं, मतलब पर्सन जो कि अपॉइंटेड हैं, जुडिस जो कि अपॉइंटेड होने हैं जजेस के तौर पे, उनके नाम को प्रपोज किया एंड दिस प्रपोज नेम इज सेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के भी पास सेम पावर है नाम को प्रपोज करने का, चाहे वो तो उसी नाम को भेज सकते हैं या फिर अब उस नाम में कुछ और भी नाम को ऐड करके वो वापस किसको भेजते हैं? कॉलेजियम को। यानी नाउ एट दिस स्टेज कॉलेजियम हैज फाइनल पावर, फाइनलाइज्ड पावर। वो जो नाम को प्रपोज करने का फाइनलाइज्ड पावर किसके पास है? कॉलेजियम के पास है। और यही जो नाम सजेस्टेड हैं कॉलेजियम के द्वारा, कॉलेजियम ने जो नाम फाइनलाइज किए, फाइनल किए, वही नाम वापस भेज दिया जाता है प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट फिर जाके अपॉइंट करते हैं। और आपको ध्यान होगा प्रेसिडेंट जो है अपने इंडियन सिस्टम में कैसे काम करते हैं, आर्टिकल 74 का रेफरेंस ले सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, यही चीज है ना। यानी मंत्रिपरिषद जिसके की मुखिया पीएम होते हैं, वो सहायता और सलाह किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं। और यही उनका काम करने का तरीका होता है। तो समझ पा रहे होंगे ना कि जो अब जिन्होंने मतलब कॉलेजियम के पास ही फाइनलाइज पावर है और कॉलेजियम का कंपोजिशन भी आपको बतलाया, अंतिम रूप से चयन करने का पावर कॉलेजियम सिस्टम के पास है। तो जब प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं देखेगी क्या कि उनके कितने नाम को सजेस्ट किया गया या उनके नाम को रखा गया कि नहीं रखा गया, हटा दिया गया। तो यही डिस्प्यूट है और इसी डिस्प्यूट को, यानी कि ये सब जनरली टर्न्स इनटू डिले इन अपॉइंटमेंट और पेंडेंसी ऑफ केसेस वगैरह को देखा होगा आपने। इवन जो अपने पास एक लेटेस्ट मैकेनिज्म है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि कितना ज्यादा केस पेंडेंसी है ना। सारी चीजों को देखिएगा, पढ़िएगा, समझ में आएगा। अब इस डिले को डील करने के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्शन लिया जाता है वो है लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट, लेजिस्लेटिव एक्शंस डेवलपमेंट। और वो लेजिस्लेटिव एक्शन डेवलपमेंट क्या किया गया था? इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड करके जो है एक बॉडी बनाई गई, उस बॉडी का नाम है जस्ट नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। वापस आ जाते हैं, यानी 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014 के थ्रू एक बॉडी का क्रिएशन होता है। उस बॉडी का नाम है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। और इस बॉडी के अंदर में 6 मेंबर बॉडी था, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स भी थे, जुडिशियल मेंबर्स भी थे, है ना। यानी कि ध्यान में रखिएगा, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस इन जुडिशियल मैटर हो रहा था, जो कि 6 मेंबर में अलग टाइम पे बात करेंगे, क्योंकि डिस्कशन है ये फास्ट करना है। यानी कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का भी इंटरफेरेंस हो चुका था जुडिशियल मैटर पे। तो आपको ये पसंद आएगा या फिर आप ये एडवोकेसी कर सकते हैं कि जुडिशियल मैटर में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस, जबकि अपने पास आर्टिकल 50 भी है ना, ध्यान होगा आपको। तो आर्टिकल 50 दैट सिग्निफाइज सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम जुडिशियल मैटर्स, है ना, इन पब्लिक सर्विसेज। जबकि सेपरेशन की बात करते हैं, ऑल्दो इट इज ए पार्ट ऑफ डीपीएसपी जो कि नॉन इन्फोर्सेबल है, बट नंबर ऑफ टाइम इट हैज बीन रेफरेंस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट व्हाइल वैलिडेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ ए मैटर, है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर नहीं है। तो आर्टिकल 50 रेफरेंस के तौर पे इवन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ले लिया जाता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक करने में, लीगल है या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो हम लोग वापस बात आ जाते हैं, यानी कि क्या एनजेएसी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट में आता, क्या सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन नहीं था, आर्टिकल 50 का वायलेशन नहीं था। एंड दिस वाज द केस ऑफ 4th जज, है ना, 4th जज केस जो कि 2015 में आया था एनजेएसी के ही कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक करने के लिए। और कोर्ट फाइंड दैट कि सिंस एनजेएसी वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, और सेपरेशन ऑफ पावर जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसी के आर्टिकल 50 को ही रेफर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था और एनजेएसी वाज डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, है ना। तो सारी चीजों को समअप करिएगा। शुरुआत कहां से होती है? कॉलेजियम सिस्टम से। एनजेएसी का जिक्र किया, ये सारी बातें आपको इसलिए बतलाई ताकि इसी क्वेश्चंस के थ्रू आप समझ पाएं कि कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस इन सब से रिलेटेड कभी भी आए तो गलत ना हो, एक बेहतर समझ के साथ आप करें, क्योंकि मेंस भी है। तो एनजेएसी अभी अपने पास है नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया 4th जज केस 2015 में।
अब जो कॉलेजियम सिस्टम वाली बात थी, तो नाम को कौन प्रपोज करते हैं, रिकमेंड कौन करते हैं, कॉलेजियम सिस्टम, सिंपल सा है। बहुत सारी चीजें आपको बताई। एक क्वेश्चन है 10वां, हु वाज द फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो चूंकि लास्ट देखिए डिस्कशन करवाया था सीएजी के बारे में, मेरे ख्याल से अभी तक 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, तो थोड़ा इस बात को भी देखते हैं। जो अपने पास इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ब्रिटिश गवर्नमेंट में 1860 के टाइम पे कर लिया गया था। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अपना, पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 के अंदर में आर्टिकल 148 से लेकर के 151 में हमने सीएजी जो कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से है ये पोस्ट, जो कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को लेके है ना, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का रेगुलेटरी बॉडी है, यानी कि पार्लियामेंट के एजेंट के तौर पे वो काम करता है। पार्लियामेंट का एजेंट बोल रहा हूं है ना, पार्लियामेंट के प्रति ही वो रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि जो बजटरी एलोकेशन हुआ है ना, जो पैसे मिल गए, द मनी दैट वाज ग्रांटेड है ना, एलोकेटेड हो गया पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बाद, ग्रांट हुआ, ग्रांट के बाद अप्रूवल हुआ पार्लियामेंट का, और वो मनी एलोकेट हो गया, वो फंड एलोकेट हो गया। अब सीएजी ये ऑडिट करेगा ना कि वेदर द मनी यानी ग्रांटेड अमाउंट हैज बीन स्पेंड लीगली और नॉट, है ना, कंप्लायंस हुआ कि नहीं हुआ, जिस मद में लिया गया उस मद में खर्च हुआ कि नहीं, तो कौन चेक करता है, कौन ऑडिट करेगा इसकी, तो वो सीएजी ही है। और पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट का वो एक एजेंट के तौर पे काम करता है, और सीएजी यही रिपोर्ट को बाद में प्रेसिडेंट कहां पे टेबल करते हैं, पार्लियामेंट में टेबल करते हैं, यानी उसके रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं। तो उसी सीएजी के बारे में है, क्योंकि पहले सीएजी कौन थे, तो अपने पहले सीएजी वी नरहरि राव है ना, वी नरहरि राव जी थे। उसमें बाकी चीजें तो उसमें, और चूंकि पहला है तो वो ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। हाँ, सीएजी के बारे में आप ये बाकी चीजें जो है वो जान सकते हैं, जो मतलब कि कैसे वो पार्लियामेंट के एजेंट के तौर पे काम करता है, कैसे सीएजी रिपोर्ट जो कि सबमिट करते हैं, और फिर बाद में पार्लियामेंट की कमेटी होती है, उसका नाम है पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम है सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट को एग्जामिन करना। सीएजी ने जो ऑडिट रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट किया, और प्रेसिडेंट ने उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट पे टेबल किया, और पार्लियामेंट की ही एक कमेटी है पब्लिक अकाउंट कमेटी, यानी उसका नाम है लोक लेखा समिति। उस सीएजी रिपोर्ट को जो तीन रिपोर्ट सबमिट करते हैं सीएजी, उसको एग्जामिन करना है ना। अब देखिए, क्या पीएससी के मेंबर स्पेशलाइज्ड हैं, ऑडिटर हैं, ऑडिट कर सकते हैं, तो दे नीड टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम द सीएजी, समझ गए। तो इसी वजह से सीएजी को फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड टू द पीएससी बोला जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, और ये ऑफिसर इतना इंपॉर्टेंट है कि बी आर अम्बेडकर साहब ने इसको बोल दिया मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफिसर अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और मजे की बात यह है कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए, तो उनको थोड़ी चिंता होगी ना कि भाई हम लोग तो छोड़ के आ गए, अब इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो एक कमेटी को उन्होंने बोला, एग्जामिनिंग ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है ना, अंडर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत का जो प्रशासन है नए संविधान के अंदर में, भारत का प्रशासन कैसा चल रहा है, समझिएगा। तो चीजें है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट में भी चीज समझ सकते हैं, या कटाक्ष तौर पे भी समझ सकते हैं कि देखते हैं इंडिया कैसे एडमिनिस्ट्रेशन कर पा रहा है अपने नए संविधान के अंदर में। तो उन्होंने, चिंता हो रही थी हमारी, तो उन्होंने एक कमेटी को भेज दिया, उसका नाम था पीएच एप्पलबी कमेटी, है ना, एग्जामिन करने को लेकर के। 1953 में कमेटी आती है, सब कुछ देखा अच्छे से, और चूंकि बी आर अम्बेडकर साहब ने बोला मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफिसर अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उन्होंने बोला वर्स्ट, है ना, वर्स्ट ऑफिसर अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने यहां तक बोल दिया कि पार्लियामेंट ने बेवजह इनके काम को मतलब हाईलाइट करके रखा है, इनका काम पोस्टमार्टम वाला है ना। एक मजे की बात यह भी है कि जो वर्ड है अपने पास कॉम्प्ट्रोलर है एंड ऑडिटर जनरल, एक्चुअली कॉम्प्ट्रोलर का मीनिंग समझना होगा आपको, और ऑडिटर तो समझ रहे हैं, ऑडिट करने वाले को ऑडिटर बोलते हैं। तो ये सारी डिस्कशन के अकॉर्डिंग बतला भी दिया। तो अभी थोड़ा सा इस बात को समझते हैं कि कॉम्प्ट्रोलर क्या है। कॉम्प्ट्रोलर एक्चुअली उसको बोलते हैं कि जिसके अप्रूवल से आपको अमाउंट मिल जाते हैं ना, अमाउंट जो ग्रांट हो चुका है और वो पैसा आपको मिल गया। तो अपने सिस्टम को, यानी कि जो अभी तक डिस्कशन किया है उसके अकॉर्डिंग आप इस बात को तो बतला पाएंगे ना कि किसके अप्रूवल से पैसा मिलता है। क्या सीएजी का नाम लिया था, ध्यान होगा, तो वो पार्लियामेंट का, यानी अगर इंडियन गवर्नमेंट के अंदर में बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, यूनियन गवर्नमेंट की बात करें, तो किसके अप्रूवल से पैसा मिलता है, वो पार्लियामेंट है, यानी कि पार्लियामेंट के अप्रूवल से पैसा मिलता है। और जिसके अप्रूवल से पैसा मिलता है उसी को हम लोग कॉम्प्ट्रोलर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, बजट बनाते समय सीएजी को कंसल्ट किया जाता है बजट के फॉर्मुलेशन के समय, लेकिन अप्रूवल तो नहीं हुआ ना, अप्रूवल तो कौन करने वाला है, पार्लियामेंट। और जो अप्रूवल करेगा, अप्रूव करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्ट्रोलर। तो हालांकि हमने पोस्ट, ये सीएजी का पोस्ट हमने कहां से लिया, ब्रिटिश सिस्टम से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से।
बट विद द मॉडिफाइड वर्जन। वहां का सीएजी जो है कंट्रोलर का भी रोल प्ले करता है, यानी सीएजी के ही परमिशन से पैसा मिलता है, और जबकि हमारा सीएजी सिर्फ ऑडिट रोल तक कन्फाइंड है, सीमाएं हैं उसकी, हमने ऑडिट रोल ही दिया है ना, कंट्रोलर का काम नहीं करता है। तो दैट्स वाई इस बात को भी हाईलाइट किया जाएगा कि हमारा सीएजी का काम क्या हो जाएगा, इंडियन सीएजी का काम क्या है, सिर्फ पोस्टमार्टम इफेक्ट का है। इवन जो हमारे सीएजी है उन्होंने ये भी क्रिटिक्स किया था कि बहुत लिमिटेड रोल है, बाकी सारी चीजें। तो जैसा कि बोला था आपको, आज हम लोग 10 ही क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं बेसिकली। इसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आ जाएगा, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कल या फिर परसों हम लोग कर लेंगे अकॉर्डिंगली। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो आप कमेंट करिएगा, सो दैट कि एक मोटिवेशन जगे कि और चलिए अच्छा काम करना है, आपको फायदा हो रहा है। और पर्पस यही है कि किसी भी तरीके से मेहनत करके सिलेक्शन लीजिए, अच्छे से तैयारी करेंगे तो बिल्कुल सिलेक्शन होगा, है ना। और इन्हीं सारे शुभेच्छाओं के साथ आपको बेस्ट विशेष। और एक चीज और कि अभी यूपीएससी का एग्जाम आने वाला है, जो भी बच्चे यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं बिल्कुल तन मन धन से भी, यानी कि एकदम गुड नियत के साथ, अच्छे नियत के साथ, एक मोटिवेटेड वाले एनवायरनमेंट में कि हाँ आपने तैयारी की है और बहुत कुछ बढ़िया होगा आपके साथ, है ना। कुछ चीज़ों से बचना है जो कि पहले के वीडियो में आप समझ पाएंगे। एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा समय से पहले पहुंचे, स्ट्रेस वाली चीज़ें ना लें, खाने पीने का भी 2-3 दिन के अंदर में ध्यान रखें, कुछ फालतू की चीज़ें ना खाएं, बाहर खाने से कुछ बचें, हाइड्रेटेड रहें, है ना, पानी उचित मात्रा में लें पिएं, और फिर अपने आप का ध्यान रखें और फिर एग्जामिनेशन दीजिए अच्छे से। एक डेस्टिनी आपका, एक बेहतर डेस्टिनी आपका इंतजार कर रही है, बिना कोई स्ट्रेस के। रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है आपको, एक अभी बस इतना सोचना है कि कैसे अपने आप को अच्छे से रख के, हाईली मोटिवेटेड रख करके बेहतर एग्जाम देना है। और बाकी जब बारी आएगी जेपीएससी की, बीपीएससी की, तो इसी तरह से वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और बस पर्पस यही है कि किसी भी तरह से ट्रिगर्ड हो जाना है, अपने आप को ट्रिगर्ड कर लेना है, सो दैट कि रिजल्ट आपके अप्रोच में रहे। रिजल्ट को चेज नहीं करना है, वापस बोल रहा हूं आपको, रिजल्ट को चेज नहीं करना है, तैयारी को चेज करते हुए मोड में नहीं करना है, आपको ओवरव्यू वाली तैयारी चाहिए होगी। यानी समझना पड़ेगा पीटी क्या है, मेंस के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कमीशन का क्या है अप्रोच, है ना, आपकी तैयारी कहाँ पे, आपका मेंस आंसर राइटिंग स्किल कितना डेवलप हुआ, आप कितने सुटेबल है उस पर्टिकुलर पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर के। ठीक है, जय हिंद, फिर मिलते हैं हम लोग, बाय। Hit the like button and subscribe the channel for such updates.